फिल्म की शुरुआत अमेरिकी का के एक मिलिट्री बेस से होती है। हमें एयरफोर्स के दो पायलटों से मिलवाया जाता है, मेजर विक डिकिंस और कैप्टन रायली हेल। दोनों बहुत कुशल पायलट और करीबी साथी हैं, लेकिन उनके स्वभाव बिल्कुल अलग हैं। रायली अनुशासित, ईमानदार और वफादार है। विक कॉन्फिडेंट, घमंडी और खुद को सबसे बेहतर साबित करने का जुनून रखने वाला है। उनकी दुश्मनी शुरू से ही साफ दिखती है। हर बातचीत एक कंपटीशन जैसी लगती है, हर मुलाकात एक चुनौती जैसी लगती है। शुरू में यह सब मामूली लगता है, लेकिन विक की मुस्कान के पीछे कुछ बहुत बुरा छिपा है, कुछ ऐसा जिसके बारे में रायली को कोई अंदाजा नहीं है। दोनों पायलटों को एक बहुत ही सीक्रेट मिशन सौंपा जाता है। वे दो एक्टिव न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने वाले स्टिल्थ बॉम्बर को उड़ाएंगे। ये कोई कॉम्बैट मिशन नहीं है, ये बस एक टेस्ट फ्लाइट है। बम सुरक्षित हैं, एयरक्राफ्ट अत्याधुनिक है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लागू हैं। सब कुछ पूरी तरह सुरक्षित लगता है, लेकिन किसी को यह एहसास नहीं होता कि सबसे बड़ा खतरा एयरक्राफ्ट के बाहर नहीं है, वो अंदर है। जैसे ही बॉम्बर रेगिस्तान के ऊपर से गुजरता है, विक अचानक अपने असली इरादे जाहिर करता है। बिना किसी चेतावनी के वो रायली पर हमला करता है। ये टकराव चौंकाने वाला है। शुरुआत में रायली को लगता है कि ये कोई मजाक है, लेकिन जल्द ही साफ हो जाता है कि विक सीरियस है। प्लेन के अंदर जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। घूंसे चलने लगते हैं, सामान टूट फूट जाता है। दोनों आदमी कंट्रोल पाने के लिए संघर्ष करते हैं। फिर विक कुछ ऐसा करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो रायली को बॉम्बर से बाहर निकाल देता है। रायली आसमान में उछल जाता है। जैसे ही वो नीचे रेगिस्तान की ओर गिरता है, विक प्लेन का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। अब मिशन एक हाईजैकिंग में बदल गया है। मिलिट्री हेडक्वार्टर में एक बड़ी मुसीबत सामने आती है। बॉम्बर अपने तय रास्ते से गायब हो जाता है। कम्युनिकेशन टूट जाता है। जांच करने वाले जवाब ढूंढने लगते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि क्या हुआ है। न्यूक्लियर हथियार गायब हैं। मिलिट्री ब्रोकन एरो घोषित करती है। ब्रोकन एरो एक मिलिट्री शब्द है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई न्यूक्लियर हथियार खो जाता है, चोरी हो जाता है या गलती से लॉन्च हो जाता है। दूसरे शब्दों में, अमेरिका ने अभी अभी 2 न्यूक्लियर बम खो दिए हैं। कमांड चेन में घबराहट फैलने लगती है, क्योंकि अगर वे हथियार गलत हाथों में पड़ गए तो नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। विक जानबूझकर स्टिल्थ बॉम्बर को रेगिस्तान के एक सुनसान इलाके में क्रैश कर देता है। प्लेन पूरी तरह नष्ट हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियर वॉरहेड बच जाते हैं। शुरू से ही उसका यही प्लान था। क्रैश से ऐसा लगता है कि हथियार भी प्लेन के साथ नष्ट हो गए। इस बीच एक छिपी हुई टीम क्रैश वाली जगह पर पहुंचती है। ये विक के किराए के लड़ाके मर्सिनरी हैं। उसके साथ काम करने वाले बहुत ज्यादा ट्रेंड अपराधी। वे न्यूक्लियर बम बरामद करते हैं और उन्हें मलबे से दूर ले जाते हैं। सब कुछ ठीक प्लान के मुताबिक हुआ है, या कम से कम विक ऐसा ही सोचता है, क्योंकि की रायली बच जाता है। मुश्किल हालात के बावजूद रायली इजेक्शन के बाद बच जाता है। चोटिल और घायल हालत में वो रेगिस्तान में उतरता है। उसे जल्द ही एहसास होता है कि कुछ बहुत गड़बड़ है। विक ने जानबूझकर उस पर हमला किया था। बॉम्बर गायब है और न्यूक्लियर हथियार भी गायब हैं। रायली तुरंत खतरे की गंभीरता को समझ जाता है। ये सिर्फ देशद्रोह नहीं है, ये न्यूक्लियर टेररिज्म है। बहुत देर होने से पहले वो विक का पीछा करना शुरू कर देता है। रेगिस्तान में खोजबीन के दौरान रायली की मुलाकात टेरी कारमाइकल से होती है। वो उस इलाके में काम करने वाली एक पार्क रेंजर है। शुरू में टेरी को लगता है कि रायली पागल है। उसकी कहानी नामुमकिन लगती है। चोरी हुए न्यूक्लियर हथियार, एक बागी पायलट, किराए के लड़ाके। लेकिन जल्द ही सबूतों से साबित हो जाता है कि वो सच कह रहा है। जल्द ही टेरी रायली का साथी बन जाती है। दोनों मिलकर विक और उसकी टीम का पीछा करने लगते हैं। इस बीच विक अपने ऑपरेशन की पूरी योजना बताता है। उसका मकसद कोई विचारधारा नहीं है, पैसा है, सिर्फ लालच। वो अमेरिकी सरकार को ब्लैकमेल करने की योजना बनाता है। चोरी किए गए न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करके वो करोड़ों डॉलर की मांग करने वाला है। अगर सरकार पैसे देने से मना करती है तो वो न्यूक्लियर बम फोड़ देगा। विक को लगता है कि वो बाकी सबसे ज्यादा होशियार है। उसे लगता है कि उसने एकदम सही क्राइम प्लान बनाया है, और कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि शायद वो सही है। रायली और टेरी उन किराए के लड़ाकों के करीब पहुंचने लगते हैं।
इसके बाद कई जबरदस्त एक्शन सीन होते हैं, गोलियां चलती हैं, गाड़ियां टकराती हैं, धमाके होते हैं। फिल्म की रफ्तार कभी कम नहीं होती। हर मुठभेड़ राइली को चोरी हुए हथियारों के और करीब ले जाती है, लेकिन विक हमेशा एक कदम आगे रहता है। उसकी प्लानिंग बहुत बारीकी से की गई होती है। उसके किराए के लड़ाके बेरहम होते हैं और समय तेजी से बीत रहा है। जब मिलिट्री अधिकारी जांच करते हैं तो उनके सामने एक मुश्किल दुविधा होती है। वे खुलकर ये नहीं बता सकते कि न्यूक्लियर हथियार चोरी हो गए हैं। ऐसा करने से जनता में घबराहट फैल जाएगी, लेकिन वे इस खतरे को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। हर घंटे खतरा बढ़ता जाता है। विक ये बात समझता है। उसे पता है कि सरकार फंसी हुई है और वो लोगों को डराकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। फिल्म का सबसे दिलचस्प हिस्सा खुद विक है। वह कोई आम विलेन नहीं है। उसे गुस्सा नहीं आता, वह भावुक नहीं होता, उसे बदला नहीं लेना है। इसके बजाय वह शांत रहता है, आत्मविश्वासी, लगभग खुशमिजाज। यही बात उसे बेहद खतरनाक बनाती है। वह न्यूक्लियर ब्लैकमेल को एक बिजनेस डील की तरह देखता है। विक के लिए इंसानी जिंदगी सिर्फ एक नंबर है, दौलत पाने की कोशिश में होने वाला नुकसान। आखिरकार राइली को पता चल जाता है कि वॉरहेड में से एक कहां छिपाया गया है, लेकिन उसे वापस पाना आसान नहीं होगा। विक के आदमी भारी हथियारों से लैस हैं। उस इलाके में कई जाल बिछाए गए हैं। एक और बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है। हर तरफ गोलियां चलती हैं। धमाकों से रेगिस्तान रोशन हो उठता है। राइली जिंदा रहने के लिए अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग का पूरा इस्तेमाल करता है। धीरे धीरे वह विक के ऑपरेशन को एक एक करके खत्म करने लगता है। फिर कुछ डरावना होता है। एक न्यूक्लियर डिवाइस जमीन के नीचे फट जाता है। धमाका बहुत बड़ा होता है। शॉक वेव रेगिस्तान में फैल जाती है। खुशकिस्मती से धमाका एक सुनसान इलाके में होता है। आम लोगों की जान जाने से बच जाती है। लेकिन मैसेज साफ है। विक झूठ नहीं बोल रहा है। वह न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार को अब एहसास हो गया है कि खतरा असली है और हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। एक्शन बहुत तेजी से बढ़ता है। हेलीकॉप्टर, मिलिट्री गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां, हर कोई बचे हुए वॉरहेड की ओर दौड़ रहा है। राइली लगातार विक का पीछा करता रहता है। चोटों और थकान के बावजूद वह हार नहीं मानता, क्योंकि वह जानता है कि क्या दांव पर लगा है। अगर विक कामयाब हो जाता है तो अनगिनत बेगुनाह जाने जा सकती हैं। आखिरकार सब कुछ एक आखिरी मुकाबले पर आ जाता है। विक के पास आखिरी न्यूक्लियर बम है। राइली ने उसे ढूंढ लिया है। दोनों दुश्मन आखिरी बार एक दूसरे का सामना करते हैं। उनकी लड़ाई बहुत पर्सनल हो गई है। जो प्रोफेशनल मुकाबला था वह लालच और ड्यूटी के बीच की लड़ाई बन गया है। विक को अब भी लगता है कि वह ज्यादा स्मार्ट है। उसे अब भी लगता है कि वह जीत जाएगा। लेकिन राइली पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों आदमी अपनी लिमिट तक पहुंच जाते हैं। घूंसे, धमाके, बाल बाल बचे, मौत के करीब के पल। टेंशन लगातार बनी रहती है। बचा हुआ न्यूक्लियर वॉरहेड अनस्टेबल हो जाता है। समय खत्म हो रहा है। राइली को विक और बम दोनों को रोकना होगा। तेज सोच और हिम्मत का इस्तेमाल करके वह मुसीबत को रोकने में कामयाब हो जाता है। वॉरहेड को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। न्यूक्लियर खतरा खत्म हो जाता है और विक आखिरकार अपने अंत तक पहुंच जाता है। उसका परफेक्ट प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है। विक के मरने और बम सुरक्षित होने के साथ आखिरकार संकट खत्म हो जाता है। मिलिट्री फिर से कंट्रोल कर लेती है। न्यूक्लियर तबाही का खतरा खत्म हो गया है। अनगिनत जानें बच गई हैं। राइली असली हीरो बनकर उभरता है। इसलिए नहीं कि वह ज्यादा ताकतवर था, इसलिए नहीं कि वह ज्यादा स्मार्ट था, बल्कि इसीलिए कि उसने अपने उसूलों को कभी नहीं छोड़ा, तब भी जब हालात नामुमकिन हों।